हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम की यूनिट 2 को कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो में इसमें हमारे दो चैप्टर हैं, बिजनेस इनकम, एस्टन एंड इन्वेंट्री और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये यूनिट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। हर बार ये क्वेश्चन ज़रूर आता है इन्वेंट्री का। और अगर आपको ये यूनिट 1 इसके 3 लेसन कंप्लीट करने हैं या देखने हैं तो इससे पिछले पार्ट में मैंने वही कवर किए थे। तो इस वाले पार्ट में आज हम ये दो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 हम ये दो चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं इसमें। तो वीडियो पे अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो हम अपना यूनिट 2 को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेसन नंबर 4, बिजनेस इनकम, एस्टन एंड इन्वेंट्री। ये हम आपकी DOSOL की ऑफिशियल बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल A1 कंटेंट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक्सप्लेनेशन बताना कैसी है कमेंट करना। ये रहा हमारा लेसन नंबर 4, इन्वेंट्री। अगर आपको इसे पहले वाला पार्ट देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इसी से पहली वीडियो ही हमने वो डाली थी। तो चलिए हम अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। लेसन नंबर 4, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री हमारे पास हमारा स्टॉक होता है। मान लो हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मान लो हमारे पास हम ट्रेडर हैं, ट्रेड मतलब हम कुछ सामान खरीद कर वो बेच रहे हैं, तो हमारा इन्वेंट्री वो स्टॉक है। और अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं, यानी कि हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं और उसे फिनिश गुड बना के हम उसको सेल कर रहे हैं, तो वो जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमारी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री मतलब हमारा स्टॉक, ठीक है, जो हम बिजनेस में हम जिसको हम सेल करेंगे। मैंने आपको यह इसका क्रक्स बता दिया है। चलो आइए हम इसको चैप्टर को शुरू करते हैं। ये देखिए, द इन्वेंट्री इंक्लूड्स गुड्स परचेज एंड हेल्ड फॉर रीसेल। इन्वेंट्री का मतलब है वो गुड्स जो हमने खरीदे हैं और जो रीसेल के लिए हमें हम जो हमारे पास है, रीसेल मतलब हम जो हमें बेचने के लिए हमारे पास है, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा एक टॉपिक दे रखा है, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम क्या होता है? व्हाट इज बिजनेस इनकम? इट इज अ काइंड ऑफ अर्न इनकम विच इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी इनकम फॉर द टैक्स पर्पसेज। इट इज एन आउटकम जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। टू सिंप्लीफाई इट कैन बी टर्म्स एट नेट प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज पर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि बिजनेस इनकम हमारी वो इनकम होती है जो हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाते हैं। जैसे मान लो हमने कोई गुड्स सेल किए तो हमारी बिजनेस इनकम है, हमारा गुड्स सेल करने का बिजनेस है तो हमारी बिजनेस इनकम है। अगर मान लो हमें कहीं और से रेंट आया है या फिर कहीं और से कोई भी हमारी इनकम हुई है तो वो हमारी बिजनेस इनकम नहीं है। हमारी बिजनेस इनकम वो होगी जो हम अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसकी अगर डेफिनेशन पर लगो तो चल जाएगा। उसके बाद आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले हम ये जानते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है। AS10 डील्स विद द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। द मेन मोटिव बिहाइंड AS10 इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी। AS10 का AS10 है जो इसका मेन मोटिव ये है कि हमें प्रॉपर्टी प्लांट और मशीनरी की अकाउंटिंग सीखनी है, इसको ट्रीट कैसे करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। इट अलाउ टू यूजर्स टू हैव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द असेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट टॉक्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट डन बाय एन एंटिटी इन द प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। इट ऑल्सो डील विद द अमाउंट रिकॉग्निशन एंड डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑन द एसेट। ये हमें हमारी उन एसेट से डील करता है जो हमारे बिजनेस में काम आएंगी, जिनसे हम अपना गुड्स बनाएंगे। और ये उनसे भी डील करता है जो डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है, जो एसेट पे, उनसे भी डील करता है, ठीक है। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यूज्ड इन AS10। ये जो डेफिनेशन है ये AS10 में यूज़ की जाती है। सबसे पहले बियरर प्लांट। बियरर प्लांट क्या होती है? इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर हम कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए जो भी प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वो हमारा बियरर प्लांट होता है। इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड। जो हमारा प्रोड्यूस एक से ज़्यादा पीरियड के लिए काम आएगा। हैज़ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स। और जो वो होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस
सेल करने के काम आता है, ठीक है, बियरर प्लांट। उसके बाद आ गया कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या होती है? कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लोड। कैरिंग अमाउंट हमारा वो अमाउंट होता है जिस पे हमारी एसेट यानी कि हमारी जो संपत्ति है या भी हमारी जो मशीनरी है या कुछ भी एसेट है, उसको हम कितने अमाउंट पे रिकॉग्नाइज कर रखा है, उसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह लॉस वगैरह घटा के। ये इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है, ठीक है। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट वो होता है, वो फेयर वैल्यू होती है जिस पे जो हमने पे करके, जिस पे एक्चुअली अकाउंट हमने ये एसेट खरीदा था। डेप्रिशिएबल अमाउंट वो होता है जो भी हमारी जो हमारी इसकी रेजिडुअल वैल्यू से कम होता है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है इसकी हर साल इसकी एसेट को यूज़ करने से जो इसकी वैल्यू कम होती है उसको डेप्रिशिएबल अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस इज द अमाउंट ऑफ विच कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट। जब हमारी इम्पेयरमेंट लॉस जब अराइज होता है जब हमारी कैरिंग अमाउंट हमारी ज़्यादा होता है रिकवरेबल अमाउंट से, ठीक है। ये हमारी इनिशियल कॉस्ट वगैरह ये बनी है, आपको पता भी होंगे कॉस्ट मॉडल। सबसे पहले अभी हमारे यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। द टर्म इन्वेंट्री और मर्केंडाइज स्टॉक इन ट्रेड मीन्स अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ गुड्स दैट बिजनेस हैज फॉर सेल एट अ गिवन टाइम। इन अकाउंटिंग इन्वेंट्री ऑल्सो इंक्लूड दैट देयर आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग प्रोजेक्ट। हमारी इन्वेंट्री वो होती है जो हम सेल के लिए अपने बिजनेस में सामान रखते हैं, वो हमारा स्टॉक होता है, उसको ही हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड भी बोलते हैं और मर्केंडाइज भी बोलते हैं। इसमें कई बार हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स भी पड़े होते हैं जो आधा अधूरा काम जिन पे हो रखा है, ठीक है। उसके बाद हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो हम अपने बिजनेस में नॉर्मल कोर्स में बेचते हैं फिनिश गुड्स। इसमें हमारी रॉ मटेरियल भी आते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस भी आते हैं जिन पे आधा अधूरा काम हो रखा है या फिर जो बिल्कुल कच्चा माल है, ठीक है। और एज मटेरियल और सप्लाई कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस स्टोर स्पेयर। और कुछ ऐसे टूल्स भी हमारी इन्वेंट्री में काउंट होते हैं जो हमारी सर्विस प्रोवाइड करने में हमको हेल्प करते हैं, जो AS10 की डेफिनेशन को मीट नहीं करते। इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड मशीनरी। इन्वेंट्री मशीनरी को इंक्लूड नहीं करती, ठीक है। हमारी दो तरह की इन्वेंट्री होती है, मैंने आपको बताया भी था जैसे अभी। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए हमारा रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स, और जो हमारे ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं उनके लिए फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब ये है जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो सामान को प्रोड्यूस करके बेचते हैं उनके लिए इन्वेंट्री ये हो सकता है रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान, वर्क इन प्रोग्रेस इस पे आधा अधूरा काम हो रखा है, और फिनिश गुड्स यानी जो बिल्कुल फिनिश गुड्स हैं, बिल्कुल तैयार हैं, बेचने के लिए रेडी हैं। और ट्रेडिंग कंसर्न्स यानी कि जो ऐसे दुकानदार जो सामान खरीद कर बेचते हैं अब बस उस पर अपना प्रॉफिट चार्ज करते हैं, उनके लिए जो फिनिश गुड है वही उनकी इन्वेंट्री है, ठीक है। उसके बाद द टाइप ऑफ इन्वेंट्री आर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ बिजनेस। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री को जो हमारा स्टॉक इन ट्रेड है उसको वैल्यू करना क्यों ज़रूरी है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देनी है, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। जब हम अपनी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री इनका स्टॉक आता है। इससे हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, हमारा असली प्रॉफिट डिटरमाइन होता है। अगर हमारी इन्वेंट्री गलत होगी, ऊपर नीचे होगी, मतलब अगर हमारे इन्वेंट्री का अमाउंट ज़्यादा है या कम है तो उससे हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल सिचुएशन, इन्वेंट्री इज नॉट ओनली पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बट ऑल्सो पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड इन एज करंट एसेट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जो हमारी इन्वेंट्री है वो हमारी ट्रेडिंग पार्ट का ही हिस्सा नहीं होती, ट्रेडिंग अकाउंट का, वो हमारी बैलेंस शीट में भी जाती है जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को दिखाती है, ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इनके पास कितनी इन्वेंट्री है, कितना इन्हें सेल किया। Liquidity analysis, inventory is a current asset because the firm is not expected to keep it for long. There is a lot of turnover when it comes to into stock. Inventory is an important part of company's working capital. It is important to value it accurately so that the current ratio and liquid ratio can be calculated correctly. इससे अगर हमारी इन्वेंट्री बिल्कुल सही मेजर होगी या सही अगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में सही अमाउंट पर दिख रही होगी तो इससे हम अपनी करंट रेशो, लिक्विड रेशो ये भी हम चेक कर पाएंगे। स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर गुड ऑफ ईच कैटेगरी टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉ मटेरियल। जो हमारी कंपनीज एक्ट है उसका शेड्यूल 3 हमें बोलता है कि इन्वेंट्री को हमें अपने जो इन्वेंट्री के पार्ट हैं जैसे रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स हैं, इनको अपने अप्रोप्रिएट हेड में दिखाना होता है, इसमें शो करना होता है बैलेंस शीट में, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन को हम कैसे वैल्यू करते हैं, इसका एक AS2 ने हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल दे रखा है। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है।
लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इसका मतलब ये है कि लोअर ऑफ इन्वेंट्री, हम अपनी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर होगा उस पर दिखाएंगे। इसका क्या मतलब है, लोअर ऑफ कॉस्ट यानी कि जितने में हमने इस इन्वेंट्री को खरीदा था वो कॉस्ट पकड़ लो, और एनआरवी मतलब कितने से आज वो बिक सकता है। मान लो आज हमने कोई सामान खरीदा था, एक मिनट रुको ना, आज मान लो हमने कोई सामान खरीदा था, एक मिनट रुकना, ये पेन नहीं चल रहा। हाँ, मान लो हमने कोई सामान खरीदा था 500 रुपये में, और आज उसकी वैल्यू है हम 600 रुपये। मान लो हम उसको 600 रुपये में बाजार में बेच सकते हैं, ठीक है। अगर 600 में बेच सकते हैं तो हम उसको अपनी बुक्स में 500 पे दिखाएंगे, हम अपना 100 का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर जब हम उस इन्वेंट्री को एक्चुअल में सेल करेंगे तभी उस 100 रुपये का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे, अभी नहीं करेंगे। एनआरवी मतलब जितने पे आज वो बिक सकता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। ये मैंने बता दिया। बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी थ्योरी का एग्जाम, थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। इन्वेंट्री को हम दो तरीके से वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं मतलब हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक। आइए जानते हैं इनको। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग द एक्चुअल फिजिकल काउंट ऑफ ऑल इन्वेंट्री आइटम ऑन अ पर्टिकुलर डेट एट विच द इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम या फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे हम अपने इन्वेंट्री को खुद एक्चुअल जाके फिजिकली काउंट कर सकते हैं। जैसे हम मान लो हमारे पास 5 डब्बे पड़े हैं तो हम उनको एक्चुअली में गिन सकते हैं जब भी हमको इन्वेंट्री अपनी वैल्यू करनी है या गिननी है, ठीक है, वो कर सकते हैं। उसके लिमिटेशंस हैं, ये पढ़ लेना आप। उसके बाद आ गया परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री बैलेंस आफ्टर ईच रिसीट एंड इशू। अ सेपरेट अकाउंट इज kept फॉर ईच टाइप ऑफ इन्वेंट्री इन अ कार्ड और शीट टू रिकॉर्ड द परचेज एंड सेल ऑफ ईच इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब ये है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम फिजिकली हम उनको काउंटर नहीं करते हैं। इस अकाउंट इस मेथड में हम अपना एक अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसमें हम हर सेल के बाद और हर परचेज के बाद उसमें प्लस माइनस करके हम अपनी इन्वेंट्री को लास्ट में देख सकते हैं कि हमारी कितनी बची हुई है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये इसमें बेनिफिट्स ये हैं कि हम इसमें आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन सडनली सिचुएशन में भी लीड टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन में बी अवॉइडेड अंडर दिस सिस्टम। इफ देयर इज एन इरेगुलरिटी और चेंज इन द प्रोसीजर बाय शॉपकीपर देन दिस कैन बी लीड टू थ्रो आउट द इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। Normal business operations are not disrupted and there is no need to close the business operation for stock trading. In some cases, the quantity of inventory item may be such it is impossible to full count in one day. ठीक है, इसमें इसका मतलब ये है कि हम इसमें हम इसके बेनिफिट ये हैं कि हम बहुत जल्दी आसानी से हम अपने इन्वेंट्री को काउंट कर सकते हैं और बहुत इसलिए हमारा टाइम बहुत बचता है, ठीक है। ये लिमिटेशन क्या क्या है, पर इसकी लिमिटेशन यानी इसके नुकसान क्या क्या हैं कि इसमें बहुत सारी हमारी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें बहुत सारा सेटअप कॉस्ट लगती है। इसे इंक्रीज मॉनिटरिंग ड्यू टू एम्प्लॉय एरर और कस्टमर थेफ्ट रिक्वायर एडिशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। सेफ्टी मॉनिटर आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड एंड सम कंपनी एम्प्लॉय सिक्योरिटी पर्सन फॉर चेक। इसका मतलब अगर हमारे गोडाउन से कोई भी सामान चोरी हो गया या आग लग गई तो वो उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है। ये आप इन दोनों का डिफरेंस जरूर पढ़ लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। हाँ, ये भी उसके बाद यहाँ से आपका प्रैक्टिकल पार्ट लगभग शुरू होने वाला है। मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हमारे कितने मेथड है इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए। इसमें हमारे 4 मेथड हैं, ठीक है। इसमें नंबर 3 वाला रियल लाइफ में यूज़ नहीं होता है। चलो हम इसके आपको पढ़ के बताते हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में हमारा, मैं आपको सबसे पहले इनकी समरी बता देता हूँ। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में बहुत होता है जिसमें हम अपनी इन्वेंट्री को अलग से गिन सकते हैं, जो हमारी स्पेसिफाई है, जो मिक्स नहीं हो सकती, वो अलग अलग हैं सब कुछ। मान लो हमारे शोरूम में 5 कार खड़ी हैं तो हम उनको अलग से देख सकते हैं, ये हमारी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री भी कार भी इन्वेंट्री हो सकती है, तो हम उन 4-5 कार को आराम से देख सकते हैं, अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ये मेथड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इसका मतलब जो पहले आया था, जो पहले इन्वेंट्री हमने खरीदी थी, पहले उसको बेचेंगे। और ऐसे ही इसका लिफो ये उल्टा है, जो हमने लास्ट में खरीदी थी इसको फर्स्ट
में पहले सबसे पहले इसको बेचेंगे। वेटेड एवरेज मेथड यानी कि सभी इन्वेंट्री हमारे उसमें आ गई है और फिर सब उनकी टोटल यूनिट और टोटल कॉस्ट को हम टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये बता दिया मैंने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसमें हम हर उसको इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ईच गुड्स सोल्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री, द स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मेथड ओनली अप्लाइज वेयर यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट डिफरेंट परचेजेज। ओनली अप्लाई वेयर यू डिफरेंशिएट डिफरेंट परचेजेज। ठीक है, उसके बाद आगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जो सबसे पहले खरीदा था सबसे पहले उसको बेचेंगे। ऐसे ही लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी जिसको सबसे लास्ट में खरीदा था सबसे पहले उसको बेचेंगे। उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट, इसमें जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसको हम टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे। वो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड होता है। ये वाली यूनिट आपकी ख़त्म होती है। इसी अगली यूनिट में आपका प्रैक्टिकल पार्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, ये वाला लेसन आपका ख़त्म होता है लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यहाँ से करते हैं, यहाँ से ये फीफो मैंने आपको बता दिया था, परपेचुअल बता दिया था। परपेचुअल में हम वो करते हैं, इसमें यहाँ पे हम फिजिकली नहीं करते काउंट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यहाँ, ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये देखो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ अभी। ठीक है, प्रॉब्लम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय अप्लाइंग फीफो मेथड अंडर परपेचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम रिस्पेक्टिवली। हमें फीफो मेथड से हमें इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है एट द लास्ट ऑफ द डे। ठीक है, जो हमारी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है उसमें हम प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करते हैं, और जो हमारी पीरियोडिक है हम उसमें एक्चुअल काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें अकाउंट बनाने से पहले हमको सबसे पहले 3 मेन कॉलम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले रिसीट्स यानी कि परचेज, कितना हमने परचेज करी, फिर उसके बाद सेल्स और फिर उसके बाद बैलेंस। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले डेट का बनाएंगे, फिर रिसीट्स का यानी परचेज, फिर सेल्स, फिर बैलेंस जो हमारे पास लास्ट में बचा हुआ है एट द ईयर एंड। ठीक है, इसमें भी हम 3-3 छोटे छोटे कॉलम बना लेंगे। परचेजेज में कितनी यूनिट खरीदी, कितने अमाउंट, कितने क्या उसका प्राइस था, टोटल अमाउंट क्या है। ऐसे इसके में यूनिट्स प्राइस अमाउंट, यूनिट्स प्राइस अमाउंट, ऐसे यूनिट्स प्राइस अमाउंट इसे बनाएंगे। चलो हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट 1 जुलाई 2019, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 2000 यूनिट 10 रुपये की। सबसे पहले हम इसको बैलेंस कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमारा बैलेंस पहले से बचा हुआ है। कितनी, 1 जुलाई 2019 की 2000 यूनिट्स 10 रुपये की। ये देखो 2000 यूनिट्स 10 रुपये की, ऐसे 20,000 हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2000 को और 1 जुलाई। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड एंट्री पे आते हैं। उसके बाद सेकंड एंट्री है 15 जुलाई 2019, परचेजेज 1015 की। इसको हम परचेजेज वाले कॉलम में लिखेंगे। ये देखो 1000 यूनिट्स खरीदी 15 रुपये की, ऐसे 15,000 हो गया, हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब पहले हमारे पास कितनी यूनिट थी टोटल, 2000 यूनिट थी 10 रुपये वाली। अब हमारे पास 1000 यूनिट और आ गई है 15 रुपये वाली। ऐसे ही अब हम इनको 2000 वाली तो पहले ही लिख देंगे और 1000 यूनिट अब आ गई हैं 15 रुपये वाली, और 2000 10 रुपये वाली पहले थी। ठीक है, इनको हम अलग अलग लिख देंगे। उसके बाद आ गया हमारी नेक्स्ट एंट्री, देखते हैं हम। उसके बाद हमने 31 जुलाई 2019 को और परचेज करी है 800 यूनिट 11 रुपये के। 31 जुलाई को 800 यूनिट है 11 रुपये की। 31 जुलाई को 800 यूनिट है, हमने 11 रुपये की 8800 की हमने खरीद ली और परचेज करी है। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे आ जाएगा बैलेंस वाले अमाउंट में, लास्ट में बैलेंस वाले कॉलम में 800 यूनिट खरीदी है 11 रुपये की 8800 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन एंट्री नंबर 4 देखते हैं। सेल्स 2400 यूनिट, हमने 2400 यूनिट हमने बेची है। अब ये फीफो मेथड है। फीफो मेथड का क्या मतलब होता है, फीफो मेथड का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदा था उसको पहले बेचेंगे। ठीक है, इसलिए इन्हें हमें उसमें अमाउंट नहीं दिए कौन सी कितने की सेल करी है। देखो इसमें हमें प्राइस पर यूनिट नहीं दे रखा, क्योंकि इसमें हमें फीफो लगाना है तो हम अपने कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। जो सबसे पहले हमारे पास हमने 2400 खरीदनी है। 2400 खरीदनी है तो 2400 में से 2000 तो पिछले वाले में से, सबसे पहले वाले में से चली जाएंगी जो हमारी बैलेंस थी, और 400 इसमें से चली जाएंगी। जैसे 2000 10 रुपये की और 1000 यूनिट नहीं, 400 यूनिट 15 रुपये की। ठीक है, देखना अब सेल। अब 31 हमारा 1 अगस्त को 2000 यूनिट 10 रुपये की, 20,000 की, 400 यूनिट 15 रुपये वाली। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले 2000 वाला कॉलम था वो तो ख़त्म हो गया क्योंकि 2000 यूनिट्स हमने सारी बेच दी। अब जो 1000 बची हुई थी
1000 में से भी 400 हमने बेच दी, यानी 600 बची है 15 रुपये वाली, और जो ये 800 रुपये की 800 यूनिट खरीदी थी 11 रुपये वाली, ये ऐसी की ऐसी बची हुई है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे ही हम फिफ्थ एंट्री देखते हैं। उसके बाद 15 अगस्त को हमने फिर सेल्स करी है 1000। अब सेल्स करी है 1000, यानी कि हमारे पास उसमें तो बची हुई हैं जो सेकंड बार हमने ख़रीदा था सेकंड लॉट, उसमें से तो बची हुई है हमारी, कितनी बची हुई हैं उसमें से हमारी 600 बची हुई हैं, और 800 इसमें तो बची हुई है। हमने अभी सेल कितनी करी है 600 यूनिट से, हमने 1000 यूनिट सेल करी है। 600 तो ऐसे कि वाली बेच देंगे पूरी की पूरी, 600 यूनिट तो ये वाली पूरी पूरी बेच देंगे। ठीक है, और जो ये 800 की, ये भी 800 में से 400 ये बेच देंगे, क्योंकि हमें 1000 बेचनी है ना, 400 इसमें से बेच देंगे और 600 पूरी ऊपर वाली बेच देंगे। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद हमने परचेज़ करी है 800 यूनिट 15 रुपये की। उसके बाद फिर परचेज़ में आ जाएगा, देखो 800 रुपये, 800 यूनिट 15 रुपये की, ऐसे 12,000 रुपये आ गया। अब ऐसे बैलेंस 400 यूनिट तो ये बची हुई थी 800 वाली में से जो बचे थे, और 800 यूनिट हमने और ख़रीद ली। ठीक है, उसके बाद आ गया हमने फिर सेल करी है 1000। अब 1000 सेल करी है हमने, 1000 सेल करी है तो 400 तो ये पहले वाली बेच दी हमने, और 400 में से 600 हमने इस 800 वाले में से बेच दी। ठीक है, 600 ही हमने 800 वाले में से बेच दी। अब लास्ट में हमारे पास कितनी बची हैं, 200 यूनिट रहती है 15 रुपये वाली 3000 रुपये की। अभी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालेंगे 200 यूनिट से, देखो 200 यूनिट 15 रुपये की 3000, देखिए ये रहा, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, हमारे पास कितनी बची हुई है। ये इजी सा क्वेश्चन था। ये देखो लीफो है, ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये लीफो मेथड से है। लीफो मेथड जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो हमने सबसे लास्ट में खरीदा था सबसे पहले उसको बेचेंगे। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना इजी है, सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे वाला था। एक वेटेड एवरेज वाला मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ये हमारा वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन है। वेटेड एवरेज में हमें जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसको हम टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे, वही हमारी पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी। फिर पर यूनिट कॉस्ट को हम उसे यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी सेल। यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप इनको प्रैक्टिस कर लेना, आपकी प्रैक्टिस के लिए देखिए आप। अगर इसको देखो बिल्कुल वही सेम फॉर्मेट है, अब इनको खुद प्रैक्टिस करना, आपसे हो जाएंगे। ये मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझा दिए हैं। ठीक है, बाकी ये इजी चैप्टर है, इस यहाँ से आपका क्वेश्चन एक एक्सपेक्टेड ज़रूर होगा। ठीक है, ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस जरूर करना है एक बार। चलो, ये वाली यूनिट हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है, यूनिट नंबर 2। इसमें हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, चैप्टर लेसन नंबर 4 को और 5 को। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर बने रहना, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाली हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 भी जरूर देख लेना चैनल पर जाके। और DSL से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, डेट शीट से रिलेटेड, इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड, एग्जाम से, और PYQ डिस्कशन, सब कुछ इस चैनल पे आने वाला है। नया चैनल खोला आप के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।